और अब खबर विस्तार से। क्या आपको भी चीन से सटे सीमा की फिक्र है? अगर हां तो फिर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि भारतीय सीमा की निगरानी आसमान से हो रही है और ऐसा कर रही है वायुसेना, ताकि 62 की तरह एक बार फिर चीन कोई खेल ना कर सके। चीन की चाल का पूरा ख्याल, नहीं होने देंगे 62 जैसी साजिश। रात में वायुसेना ने लगाई गश्त, आसमान में निगहबान। हम जितने वायु यादव यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है। और नव वर्ष दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। जवान पूरे जोश में हैं और ये कार्रवाई इसलिए ताकि हम चैन से सो सकें। किसी भी कीमत पर दुश्मन हमारी सीमा को नहीं छू सके, अंधेरे का कोई फायदा न उठा ले, सीमा पर कोई कायदा न बिगाड़ दे। किसी को डराने का इरादा नहीं, सिर्फ भ्रम मिटाने वाली है ये तस्वीरें, ताकि कोई धोखा न दे सके। हर दुश्मन ये बखूबी समझ जाए कि भारत सो नहीं रहा। सीमा पर हम सजग हैं और पहले से कई गुना ज्यादा, इसलिए अगर कोई मुगालता हो तो जहन से निकाल दें। The night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन सीमा पर लगातार अपनी ताकत दिखा रही है और अब रात में भी गश्त तेज कर दी गई है। सोमवार रात फॉरवर्ड एयरबेस पर MiG-29 एयरक्राफ्ट और चिनूक के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। इससे 3 दिन पहले भी यहां सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। गलवान घाटी में चीन ने धोखा दिया, भारतीय सेना पर अचानक हमला किया, लेकिन यह पहला मौका नहीं था। धोखा देना चीन की पुरानी आदत है। 1962 में उसने पीठ में छुरा भोंका था, हिंदी चीनी भाई भाई की बात कह हम पर युद्ध थोपा था। लेकिन अब 1962 वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है जो दुश्मन के हर चाल पर नजर गड़ाए बैठा है। कठोर नीति के तहत एक तरफ सेना सीमा पर निगरानी कर रही है, तो कूटनीति के जरिए सरकार मामले को सुलझाने में लगी है। वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर 3 सवाल उठाए हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। फिर यथास्थिति को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया है? चीन हमारे भूभाग में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही कैसे ठहरा पा रहा है? गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? सवाल सियासी हैं, चूंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी जरूरत है आपसी तालमेल की, ताकि दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकें। सरकार और विपक्ष दोनों को इस पर गौर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। क्या आत्मनिर्भर भारत के नारे से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? अगर आपको भी ऐसे सवाल परेशान करते हों तो देखिए नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख केवी कामत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें कामत ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया बल्कि उसके यू टर्न लेने का दावा भी किया है। On one hand, we are talking about a self-reliant India. On the other, we talk about opening up the economy. You know, some critics argue that this self-reliance could also lead to an amount of some kind of isolationism, in the Indian economy when it comes to trade with other countries. How do you react to this? Not at all. I don't think that is true at all. I think from several counts. I think indeed, if I look at markets, India is a very large market. And as we head towards the 5 trillion economy, and I'm clear this country is going to head towards the 5 trillion economy. As it heads towards the 5 trillion economy, the domestic market is going to get bigger and bigger, which means domestic companies will have a large space to operate in. क्या आपके अपने बच्चे की जो पढ़ाई को लेकर परेशान हैं आप? अगर आपका बच्चा 9वीं से 12वीं की क्लास तक का
छात्र है तो सीबीएसई ने अगले साल के लिए सिलेबस में 30% का कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत एनसीईआरटी में से जो पढ़ाई करने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 कमी कर दी गई है और इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। और चलिए आपको सर्कुलर की मुख्य बातें बता दें। 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 30% की कटौती की गई है और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हो रहे नुकसान की वजह से यह फैसला लिया गया है। रिवीजन और सिलेबस में सीखने के उद्देश्य को आधार बनाकर तर्कसंगत बदलाव, पूरा चैप्टर हटाने के बजाय सिर्फ टॉपिक्स को किया जाएगा कम। जी हां, छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ कनेक्ट करने के लिए समझाना जो है मकसद है और पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल जो है फैसला ले सकते हैं। और फीस स्थगित मामले में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूल खुलने तक निजी स्कूलों की फीस स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पहले 30 जून तक फीस स्थगित करने का फैसला लिया था, लेकिन अब स्कूल खुलने तक फीस स्थगित करने का फैसला लिया गया है। निजी स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की फीस जो है स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है। इस हेतु जल्द आदेश जारी करवाए जा रहे हैं। और कल 12वीं विज्ञान का रिजल्ट आने वाला है। कल शाम 4 बजे आरबीएससी इसका ऐलान करेगा। बोर्ड ऑफिस से रिजल्ट का ऐलान होगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो 12वीं के विज्ञान का नतीजा कल आएगा। अहम जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट में लिखा है कि कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली जी की उपस्थिति में अजमेर में दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है। और देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और यह आंकड़ा अब 7 लाख के पार पहुंच चुका है। यही हालात रहे तो अहम संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि किस राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भी भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है। इन दिनों रोजाना 22,000 की औसत से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना से 22,252 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,21,000 से ज्यादा हो गया है। बात देश की राजधानी की करें तो दिल्ली में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 72,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे दिल्ली में रिकवरी रेट भी 70% से ज्यादा हो गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 2,11,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि यहाँ 1,15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आइए अब यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में कोरोना के क्या आंकड़े हैं ये आपको बता देते हैं। यूपी में 28,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में 12,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, जबकि इनमें से 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ करीब 21,000 लोग संक्रमित हुए हैं, हालांकि इनमें से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की ये संख्या डरा जरूर रही है, लेकिन ये संख्या ज्यादा जांच की वजह से सामने आ रही है और सरकार की कोशिशों की वजह से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन जरूरत इसमें लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की है, ताकि कोरोना की रफ्तार पर
जल्द ब्रेक लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और सीएम गहलोत ने आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और कोरोना नियंत्रण में पूर्व सैनिकों के सहयोग पर मंथन किया। साथ ही सैनिक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व सैनिकों के साथ सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सीएस राजू स्वरूप भी मौजूद रहे। वीसी में सीएम ने कहा कि खुद का बचाव खुद करें और भीड़ में नहीं जाएं, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें, जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखें। आपको जानकारी होगी कि जो बीमार व्यक्ति पहले से है, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो, डायबिटिक हो या और कोई बीमारी हो, अगर उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्ट होते ही उसकी कई गुना ज्यादा बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, या लंग की बीमारी हो। इसलिए हम कहते हैं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो, 60 साल के बड़े लोगों का, या ज्यादा बीमारी एक साथ में है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, इलाज करना भी और बचना भी। उनका विशेष ध्यान रखें, या 10 साल के छोटे बच्चे उनका विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग बचते हैं पर कभी कभी वो भी व्यक्ति चला जाता दुनिया से। हमें हर व्यक्ति का ध्यान रखना है और उसका दो अप्रोच है, या तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं, आपको अखबार में पढ़ करके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी आने वाले समय में। पूरी तैयारियां इसकी हो गई। सब सेंटर लेके पीएससी हो, सीएससी हो, उप जिला चिकित्सालय हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल हो, वहां पे वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है जो इस महामारी के मुकाबले के लिए जरूरी है। चाहे वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, चाहे ऑक्सीजन के आईसीयू बेड हो या आइसोलेशन के बेड हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज के बेड हो। क्योंकि ये कोरोना का संकट ऐसा है, इसमें लोग चाहते थे कि उनको प्रमोट किया जाए। आपका ये डिसीजन बहुत बड़ा रहा और लगातार राजस्थान में आप लोगों को ये पता होना चाहिए 6 करोड़ लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं, दाल, ये राजस्थान की सरकार की तरफ से उपलब्ध कराना। 1 करोड़ लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे जमा कराना। डायरेक्ट पैसे की मदद बहुत बड़ी मदद है और वो मदद राजस्थान की सरकार ने की कि लोगों तक पैसा पहुंचे, और उस वक्त की जब उनको जरूरत थी। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अलवर में बेखौफ बदमाश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अलवर की करते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बानसूर में आज दिन दहाड़े 6 से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई और बदमाशों के द्वारा खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। बता दें कि बानसूर में हरसौरा चौक पर जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग की है और बदमाश 2 गाड़ियों में भरकर आए और आते ही 8 राउंड फायरिंग की। उसके बाद जाते समय वही सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद बानसूर में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि सारी वारदात जमीनी विवाद को लेकर हुई और गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये प्लॉट है जिसकी हमने 2002 में रजिस्ट्री कराई है 11 ईयर की, और हम अपना इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को ज़बरदस्ती रुकवाने के लिए गुर्जर समाज के कुछ गुंडे करीब 20-25 होंगे 3 गाड़ियों में अचानक आए, तेज़ गति से अचानक रोक के, और उन्होंने तुरंत हमसे मारपीट शुरू कर दी। और आते ही कम से कम तो 8-9 फायर उन्होंने अपने कट्टों से, उनके पास सबके पास करीब कट्टे थे। कोरोना काल में तो लोग वायरस से बचने के लिए पीपीई किट पहन रहे हैं, लेकिन कुछ चोर हैं जो पुलिस से बचने के लिए पीपीई किट जैसे कपड़े पहनकर वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। जी हां, ऐसी ही तस्वीर सीसीटीवी की एक तस्वीर है महाराष्ट्र के सितारा जिले से, जहां पर कुछ चोरों ने पीपीई किट जैसे कपड़े पहनकर ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाई और फिर लाखों की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। चोरी करने के दौरान चोर दुकान में रखी उस पोस्टर को भी नजरअंदाज कर गए जिसमें चोरों से सावधान रहने को लेकर संदेश लिखा था।